अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ से वाबसी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर ये है कि एक अहम केस सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जी हाँ, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कुछ अहम केसेस ज़ेर समाअत हैं, पेंडिंग हैं, वहीं पे उनमें से एक इंतहाई अहम केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। और ये केस क्या है जनाब, ये वही केस है जिसके सबब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ पीटीआई की हुकूमत में सदारती रेफरेंस दायर किया गया। ये वही केस है जिसकी वजह से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया को अदालतों के चक्कर काटने पड़े। हमने देखा कि छड़ी उठाए एक बुज़ुर्ग खातून अदालतों में पेश होती रहीं, अपने केस का दिफा करती रहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फैज़ाबाद धरना केस का। ये बहुत अहम केस है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं कि एग्जैक्टली ये केस था क्या, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या फ़ैसला दिया और आगे इस केस के क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि बहुत अहम डिस्कशन अब आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगी और शायद जो साबका कुछ अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ भी हो सकता है कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए। हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और उस वक्त फैज़ाबाद के मकाम के ऊपर एक जमात तहरीक लब्बैक ने धरना दे दिया। उस धरने के बाद ये हुआ कि आम शहरियों की जो आज़ादाना नक़्ल व हरकत है वो ख़त्म हो गई। मरीज़ हॉस्पिटल्स तक नहीं जा सकते थे, बच्चे स्कूल ना जा सके, जो मुलाजिम पेशा अफराद हैं उनको दफातर में जाने में मुश्किलात पेश आती थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई, मरकज़ी शाहराहें बंद कर दी गई। इस सूरत हाल में ये मामला जहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी टेकअप हुआ, वहीं पे उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सो मोटो लिया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना और फिर सुनने के बाद फ़ैसला दिया कि इदारे जो रियासती इदारे हैं वो अपनी हदूद में रहें, सियासी जो दखल अंदाज़ी है उससे गुरेज करें। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए भी कुछ हिदायत जारी की गई। सन 2019 में ये तफसीली फ़ैसला जारी हुआ जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहा कि तमाम इदारे अपनी हदूद में रहें और उसके साथ साथ जो पुरअमन एहतजाज है वो तो हर शहरी का हक़ है, लेकिन इस तरह से इस तरह का एहतजाज जिससे आम शहरियों की ज़िंदगी मुतासर होती है, तोड़ फोड़ होती है, ऐसे एहतजाज करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तमाम अफवाज के सरबराहान को ये कहा गया कि वो अपने जो उनके मातहत अफसरान हैं उनसे हल्फ लें कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में मुदाखलत नहीं करेंगे, उसमें शामिल नहीं होंगे। और उसके साथ साथ ये भी फ़ैसले में लिखा गया था कि तमाम इदारे जो हैं वो अपनी हदूद में रह के काम करेंगे और बिलख़ुसूस जो हमारे रियासती इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगी। ये बहुत अहम फ़ैसला था और उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ फिर जहाँ पे वज़ारत दिफ़ा ने रिव्यू फ़ाइल किया, उसके अलावा पीटीआई ने रिव्यू फ़ाइल किया, शेख रशीद अहमद की जानिब से रिव्यू फ़ाइल किया गया, एमक्यूएम की जानिब से रिव्यू फ़ाइल किया गया और इसके साथ साथ पैमरा की जानिब से भी रिव्यू फ़ाइल किया गया। और अब वो रिव्यू केस जो हैं, वो रिव्यू पटिशन्स जो हैं वो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। 28 सितंबर को चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में बेंच इस केस की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस अतर मिनल्ला भी इस बेंच में शामिल है। उस वक्त जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उस वक्त ये बड़ी बात हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, टॉप ऑफ द टाउन ये टॉपिक था कि जो फैज़ाबाद में जो धरना करवाया जा रहा है, इसमें उस वक्त की साबका इस्टेब्लिशमेंट के मुलव्वस होने का तासुर था। और अब इस मामले के ऊपर अब ये केस समाअत के लिए तो मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस केस में कौन कौन इसके इसके ज़द में आ सकता है। क्या जो फैज़ हमीद हैं, क्या उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है? अच्छा, इसी केस से जुड़ी हुई एक डेवलपमेंट ये भी है कि गुज़िश्ता दिन हमने देखा कि जो वकला नुमाइंदगान चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद से उन्होंने मुलाकात की और उस मुलाकात में जो
تجاویز مانگی گئیں کہ کیس مینجمنٹ کے حوالے سے کیس کی فکسیشن کو تیز تر کرنے کے لیے تجاویز مانگی گئیں۔ ان تجاویز کے دوران ہی یہ تمام تجاویز جب دے کے جب وکلاء باہر آئے تو ایک سینئر وکیل جو سابق وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کے عابد ساکی، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جب ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا فیض آباد ریویو فکس کرنے کے حوالے سے کوئی بات کی، تو اس پہ ایڈوکیٹ عابد ساکی نے بتایا کہ میری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بات ہوئی تھی اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ کیا آپ فیض آباد دھرنا کا جو ریویو ہے پینڈنگ ہے کیا اس کو ہیئرنگ کے لیے فکس کریں گے۔ تو اس کے اوپر ایڈوکیٹ عابد ساکی نے جواب دیا کہ الٹا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مجھ سے سوال پوچھ لیا کہ اگر میں وہ ریویو فکس نہ کروں تو کیا آپ میرے خلاف دھرنا دیں گے۔ یہ بہت اہم کیس ہے اور اس کیس کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ جو اس وقت گائیڈ لائنز دی گئی تھیں اگر ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتا تو صورتحال آج مختلف ہمیں دیکھنے کو ملتی۔ اب یہ سو موٹو لیا گیا، اس کے خلاف ریویو آیا ہے، تو ایک ڈسکشن یہ بھی ہو رہی ہے یا یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو معاملہ ہے وہ پینڈنگ ہے، تو ایسی صورتحال میں اس ریویو کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے اب تک کا جو اصول ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کو اگر ہم سائڈ پہ بھی رکھ دیں تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ ریویو کا جو سکوپ ہے وہ ابھی تک آرٹیکل 184(3) کے فیصلے کے خلاف جو ریویو کا سکوپ ہے وہ بہت محدود ہے، بڑا لمیٹڈ ہے، لیکن اب اس کیس کو کس طرح سے آگے چلایا جاتا ہے یہ بہت اہم معاملہ ہوگا۔ جیسے ہم نے دیکھا فل کورٹ جو پروسیڈنگ ہوئی پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اوپر وہ تو لائیو دکھائی گئی تھی، تو کیا یہ کیس بھی براہ راست دکھایا جائے گا یا اس کی براہ راست کارروائی دکھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب پولیٹیکل انجینئرنگ کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی ان کی جانب سے بھی اس وقت کے وزراء بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے خلاف یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کسی پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ ہے، اور بالخصوص جو پرتشدد احتجاج ہے اس کا رستہ روکنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے میں کچھ گائیڈ لائنز دی تھی۔ 12 مئی کے واقعے کے بھی حوالہ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو 2014 کا پی ٹی آئی کا دھرنا تھا اس کے اوپر بھی بات کی گئی تھی، اس کے اوپر بھی کچھ آبزرویشنز دی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ دے کر یہ کہا گیا تھا کہ اس فیصلے کی کاپی جو ہے وہ تمام اداروں کو بالخصوص جو ڈیفنس منسٹری ہے ان کے ذریعے سے تمام اداروں کو پرووائڈ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ 28 سپتمبر کو اب ریویو فیض آباد دھرنا ریویو کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو کردار اس میں ملوث تھے کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔